नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों का निशाना नरेंद्र मोदी थे। वो उन्हें फिदायीन हमले यानी मानव बम से उड़ाने वाले थे। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर मंथन चल रहा है और बिहार में वोट की राजनीति में गाइडलाइन हवा है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में गुरुवार की सुबह किसान आंदोलन के बीच बड़ा हादसा हो गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री रामदास अठावले ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे का बचाव किया। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों का निशाना नरेंद्र मोदी थे। वो उन्हें फिदायीन हमले यानी मानव बम से उड़ाने वाले थे। उनकी प्लानिंग थी कि बम से लैस जैकेट पहनकर तब के एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोदी के पास जाना है और उड़ा देना है। इसकी पुख्ता प्लानिंग थी। इसके लिए रांची के में ध्रुवा डैम के पास सिथियो गांव में 2 बार मानव बम का ट्रायल भी किया गया था। आतंकियों ने चमड़े का जैकेट बनाई थी, उसमें बम लगाकर खजूर के पेड़ में टांग दिया था। इस तरह से 2 बार रिमोट का बटन दबाकर ट्रायल किया गया था, लेकिन अंत समय में आतंकियों की कोशिश नाकाम रही, जिस कारण 27 अक्टूबर 2013 को हुए बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग अंतिम समय में बदलनी पड़ी। ये खुलासा इस केस की जांच एनआईए की तरफ से जुटाए गए सबूतों से मिला है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ललित प्रसाद सिन्हा के अनुसार बोध गया में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद नरेंद्र मोदी की रैली पटना में होनी थी। आतंकी उमर सिद्दीकी, अजरुद्दीन और हैदर अली ये तीनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिले थे। वहीं तीनों आतंकियों ने पटना में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची थी। अगर इसका मानव बॉम्ब का प्लान सफल हो जाता तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता। कन्फेशन में इस बात के सामने आई है कि आतंकियों का मुख्य उद्देश्य उस वक्त नरेंद्र मोदी को टारगेट करना था। बाद में आतंकियों को महसूस हुआ कि उनकी सुरक्षा तगड़ी है, इस कारण भी मानव बॉम्ब के प्लान को बदल दिया गया था। तो देश में कोरोना संक्रमण को लेकर मंथन चल रहा है और बिहार में वोट की राजनीति में गाइडलाइन हवा है। चुनाव आयोग का आदेश है कि कोरोना प्रोटोकॉल में विधानसभा उपचुनाव कराया जाए, लेकिन यह भी महज कागजी ही साबित हुआ। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा उपचुनाव में कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के साथ हर बड़े नेता की सभा में कोरोना गाइडलाइन टूटी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बुधवार को लाल यादव की सभा में तो भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। बिना मास्क वाली ऐसी भीड़ बिहार को एक बार फिर कोरोना के खतरे में ले जाने के लिए तैयार है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में लालू यादव भी प्रचार के लिए मैदान में उतर आए हैं। बुधवार को वह जेल से आने के बाद पहली बार सभा को तारापुर और कुशेश्वर के लिए निकले। इस दौरान सभी में जो भीड़ दिखी वो लालू यादव और समर्थक को भले ही बहुत संतोष दिलाई हो, लेकिन यह डरावनी भीड़ थी। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए भीड़ कोरोना का खतरा लेकर आई थी। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ना तो मंच से कोई अपील की जा रही थी और ना ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई भी दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। तो दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में गुरुवार की सुबह किसान आंदोलन के बीच बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू डंपर ने आंदोलन स्थल से कुछ ही दूर पर फुटपाथ पर बैठी 5 महिलाओं को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में पंजाब की रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 बुजुर्ग महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। एक की हालत गंभीर होने पर उसे बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल से रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया गया है। मरने वाली महिलाओं में 60 वर्षीय सिंदूर और पत्नी भानु सिंह, 78 वर्षीय अमरजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह, 60 वर्षीय गुरमेल कौर पत्नी भोला सिंह शामिल हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल हुई महिला 60 वर्षीय गुरमेल कौर पत्नी मेहर सिंह है। इसके अलावा हरमीत कौर को भी चोटें आई हैं। ये सभी मनसा जिले में तीखी तहसील के गांव में हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो चुका है। वहीं आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई इन सभी महिलाओं का टिकरी बॉर्डर से काफी पहले बहादुरगढ़ बाईपास स्थित फ्लाईओवर के नीचे कैंप था, जिसमें यह करीब 20 दिन से ज्यादा ठहरी हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री रामदास अठावले ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे का बचाव किया। बुधवार को उन्होंने लखनऊ में कहा कि हमारे देश में शराब पीने वालों को जेल नहीं होती, लेकिन कानून में एक प्रावधान है कि ड्रग्स की सेवन करने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाता है। इस कानून को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन के आरोपी को जेल भेजने की जगह सुधार गृह भेजना चाहिए। अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शादी करने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर
वास्तव में सेक्युलर पार्टी है और जाति व्यवस्था खत्म करना चाहती है तो राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए, शादी भी दलित लड़की से करनी चाहिए। इससे उनका दिमाग स्थिर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं बोलेंगे। मंत्री अठावले ने कहा कि मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के फायदे के लिए हैं। किसानों ने ही उन्हें पीएम बनाया, इसलिए वह किसानों के विरोध में कानून नहीं बनाएंगे। 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सुधार के लिए सरकार तैयार है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। वलसे ने लिखा कि हल्के लक्षण देखने के बाद मैंने कोविड का टेस्ट कराया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी हालत स्थिर है और मैं डॉक्टर की सलाह मान रहा हूं। नागपुर और अमरावती के दौरे पर जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट करवा लें। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली बेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन का रुख करेंगे, जहां क्रूज ड्रग्स केस में गवाह और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आए किरण गोसावी को पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गोसावी की गिरफ्तारी विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवकों को ठगने के मामले में हुई है। बुधवार देर रात से गोसावी के पुणे में सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी गिरफ्तारी की खबर आ गई है। गोसावी को आज दोपहर करीब 12 बजे पुणे की शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उसे परासा खाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता खुद उससे पूछताछ करने में पहुंचे हुए हैं। दरअसल गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पुणे में 2018 में दर्ज एक मामले में हुई है। इसमें चिन्मय देशमुख नाम के एक युवक ने किरण के खिलाफ मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी के आरोप लगाए हैं। चिन्मय देशमुख ने आरोप लगाया कि मलेशिया में कुछ दिन रहने के बाद वह किसी तरह वापस पुणे लौटने में कामयाब रहा था, लेकिन वापसी के आने के बाद जब उसने गोसावी से पैसे मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद चिन्मय ने किरण के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन तब से गोसावी फरार चल रहा था। अब वह शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ सेल्फी लेकर पुलिस की नजर में आया था। अब 20,000 रुपए से ज्यादा की बिजली के बिल और बिजली संबंधी दूसरे पेमेंट चेक और डीडी से भी जमा करवाए जा सकेंगे। राजस्थान डिस्कॉम ने फैसला लिया है कि ऐसे बड़े अमाउंट्स के बिजली बिल और दूसरे पेमेंट्स ऑनलाइन के साथ से भी रुपए से ज्यादा अमाउंट के बिलों का पेमेंट केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाता रहा था, लेकिन जिस पर लगातार बिजली उपभोक्ता नाराजगी भी जता रहे थे। राजस्थान डिस्कॉम के तहत आने वाले जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर तीनों पर बदले हुए निर्देश लागू होंगे। इसी तरह के मामलों में मिलने वाले अनुरोध को स्वीकार करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि अधिशासी अभियंता को ऑथराइज किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 20,000 रुपए से ज्यादा के अमाउंट के पेमेंट के मामले में तमाम पहलुओं और फायदे नुकसान समझकर चेक और डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। तो वहीं राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन अपना नया स्तर छू रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 36 पैसे की और डीजल की कीमतों में 38 पैसे की बढ़ोतरी देखी है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद जयपुर में 1 लीटर डीजल 106 रुपए 85 पैसे जबकि पेट्रोल 115 रुपए 97 पैसे की दर से बिक रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी हुई है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम अभी करीब $85 प्रति बैरल हैं और अगले 3 से 6 महीनों में $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इसके $100 तक पहुंचने पर घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल वर्तमान कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर और महंगे हो जाएंगे और इसी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे ज्यादा वैट वाले राज्यों में कीमतों को और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। अगले साल पहली और दूसरी तिमाही के बीच कच्चा तेल $100 प्रति बैरल का स्तर छू लेगा।
ब्रेंज का वर्तमान भाव $85 है ही और इससे भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। यहां आयात बढ़ाना पड़ सकता है। बड़वानी में स्कूल बस ने 2 साल की बच्ची को रौंद दिया। बच्ची के सिर के ऊपर से बस का पहिया निकल गया। सिर का एक हिस्सा सड़क से चिपक गया है। मासूम ने अपने पापा के साथ स्कूल बस में आ रहे भाई को लेने आई थी। घटना के बाद चलती बस से ड्राइवर कूद गया। बस में 12 बच्चे सवार थे। आसपास के लोगों ने दौड़कर बस को ब्रेक लगाकर रोका है। बता दें यात्रिका बस के सामने से गुजर रही थी। ड्राइवर ने बिना सामने देखे ही बस को आगे बढ़ा दिया। इसी के दौरान मासूम बस के पहिए के नीचे आ गई। हादसे के बाद ड्राइवर चलती बस से कूदकर भाग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बस को ब्रेक लगाकर 12 बच्चों की जान बचाई है। मासूम के परिजन रवि राठौर ने बताया कि बस चालक ने लापरवाही से बस चलाई, जिसकी वजह से उसकी बच्ची को कुचला गया है। तो इंदौर के पाटनीपुरा में बुधवार सुबह 4 बजे 2 इलेक्ट्रॉनिक शॉप धू करके जल उठी। पहले एक दुकान में आग लगी, इसके बाद लपटों ने दूसरी दुकान को भी चपेट में ले लिया। सकरी गली होने पर दमकल कर्मी दुकान के पीछे वाले रास्ते के आगे आग बुझाने पहुंच गए, तभी तेज धमाका हुआ। इसमें 2 दमकल कर्मी समेत एक स्थानीय झुलस गया। तीनों को अस्पताल भेजा गया। 5 घंटे 9 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। ऐसे में दमकल कर्मी दुकान के पीछे से आग बुझाने के लिए जैसे ही गए तभी ब्लास्ट हुआ। इसमें भी दमकल कर्मी लोकेंद्र व अविनाश घायल हुए हैं। एक स्थानीय निवासी गणेश गणपति भी इस ब्लास्ट की चपेट में आ गया है। दमकल कर्मियों ने बताया कि आगे से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। आग लगने का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय रहवासियों की माने तो दमकल की गाड़ियां मौके पर सही समय पर पहुंच गई थी, लेकिन गलियां इतनी तंग है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी गली के अंदर नहीं जा पाई और इसी कारण दमकल कर्मियों को गाड़ी दूर खड़ी करके जद्दोजहद करनी पड़ी। यहां वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से बता दें कि जोबट विधानसभा उपचुनाव इस बार पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत हो गया है। चुनाव में शुरू हो से ही टर्निंग फैक्टर एक दूसरे की व्यक्तिगत छवि को डैमेज करना रहा है। अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मुख्य मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत छवि का मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के पास खास मुद्दा भाजपा प्रत्याशी सलोचना रावत से बागी होने, महंगाई, बेरोजगारी व मजदूरों के पलायन का है, तो दूसरी ओर भाजपा का मुद्दा कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल और उनके परिवार की दबंग वाली छवि, जिससे वह जोबट के हित में नहीं बताने में भुना रहे हैं। यही कारण है कि इन दोनों के बीच मुकाबला कशमकश का हो गया है और चुनाव के अंतिम दिन तक इन दोनों ही प्रत्याशियों के लिए निर्णायक होंगे। ऐसी स्थितियां हैं कि जो बूथ लेवल व अंतिम दौर की मैनेजमेंट कर लें और वह कितना अस्कारण होगा, इस पर भी सीट का नतीजा निर्भर करता है। वैसे जोबट विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा क्षेत्र में 2.75 लाख वोटर्स हैं जो प्रत्याशी का भाग्य तय करेंगे। खास बात तो ये है कि इस सीट पर 96% आदिवासी वोटर्स हैं। इनमें भील 40% है, भिलाला 55% है और पटेलिया जाति के 5% वोटर हैं। वैसे यहाँ पर भिलाला जाति का ही दबदबा ज्यादा है। विधानसभा क्षेत्र में 250 से ज्यादा गांव हैं।
मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत विधानसभा की 3 सीटें रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में चुनावी शोर बुधवार को थम गया। अब उम्मीदवार अगले 2 दिन तक घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अंतिम सभा पृथ्वीपुर में हुई है। उन्होंने कहा, मैं ऐलान करता हूं कि पृथ्वीपुर से गुंडों के आतंक का सफाया कर दिया जाएगा। शिवराज के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बताया सभा को कि संबोधित भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पृथ्वीपुर में गुंडागर्दी का हवाला देते हुए कहा कि अगर यहाँ जनता की तरफ से किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका जवाब ताकत से दिया जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा कि यहाँ सिर्फ कानून का राज होगा। शिवराज ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो चंबल के बोहड़ में अनेक डकैत हुआ करते थे। मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान। इसका मतलब है कि जनता का राज और जनता के राज में जनता की आवाज दबा नहीं सकते। तारापुर उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति परवान पर है। लालू प्रसाद यादव भी बीमारी की परवाह छोड़कर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यहां से मेवालाल चौधरी विधायक थे, उनकी मौत कोरोना से हो गई। माना जा रहा है कि कोरोना के समय उसका इलाज समय पर नहीं हो पाया, इसके कारण उनकी मौत हुई है। इसलिए इस चुनाव में विपक्ष के लिए हेल्थ सिस्टम का मुद्दा भी बना हुआ है। यह विकास मुद्दा नहीं है, जाति मुद्दा है। वोटर जातियों में बटे हैं। विकास की बात होती तो वह सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए होता। वोट तो जाति देखकर ही लोग करेंगे, यानी यादव, कोयरी, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मुखर जातियां हैं। ये अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट करने की बात खुलकर करते हैं, लेकिन बड़ा वर्ग है यहां वैश्यों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के प्रवास से रायपुर लौट आए हैं। रायपुर लौटते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को इतिहास का सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री बताया है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की आजादी के बाद का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया था। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के जो 3 काले कानून है उसमें यही है कि ना कि स्टॉक करने की सीमा को अपने खत्म कर दिया है। कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, उसमें राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जब तक उनका रेट दोगुना हो ना हो जाए तब तक भारत सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, वह केवल निर्देशित करेगी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उन्होंने समाप्त कर दिया है। अब वो निर्देश दे रहे हैं, जब निर्देश आएगा तो देखेंगे क्या करना है। तो देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 114 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर। डीजल की कीमत अब दिल्ली में 96 रुपए 2 पैसे और मुंबई में 105 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्रीनगर में श्रीगंगानगर में बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर और डीजल 111 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर की दर से है। बता दें, केंद्र सरकार सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादक और निर्यात देशों के कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बातचीत कर रही है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो $85 प्रति बैरल की दर से बिक रहा है और वहीं पर आने वाले दिनों में इसके 90 से $100 प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। पिछले 4 हफ्तों की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 21 बार बढ़ी है, जबकि डीजल की कीमत 24 बार तक बढ़ चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखना न भूलें के न्यूज़ नेशनल।